नमस्कार। एजेंडा में आपका स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस नारीवंश रोहिंटन ने इतिहास को लेकर नई बहस को जन्म दे दिया है। वे कहते हैं अदालत के पास ऐसी कोई विशेषज्ञता नहीं है कि वो ये तय कर सके कि हमारा वास्तविक इतिहास क्या है। अदालत पैनल बना सकती है, सही इतिहास क्या है। नारीवन ने इतिहास की किताबों में बदलाव पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि मैंने एक बच्चे की किताब देखी तो दंग रह गया, क्योंकि उस किताब में अकबर को सिर्फ एक क्रूर, तानाशाह और बड़े पैमाने पर लोगों का कत्ल करने वाला बताया गया था। अकबर और मुगल वंश का क्या योगदान है, उसके बारे में सारी सामग्री मिटा दी गई। उन्होंने लोगों का आह्वान किया कि वह ऐसे मामलों में अदालत का रुख कर सकते हैं। नारीवन यहीं नहीं रुके, आगे कहते हैं कि इतिहास की किताबों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है और गया है। अकबर को अत्याचारी और चित्तौड़ में सामूहिक हत्याओं का दोषी बताया गया है, जबकि हकीकत यह थी कि चित्तौड़ में बड़े पैमाने पर महिलाओं ने जौहर यानी सामूहिक आत्मदाह कर लिया था। अकबर के योगदान को क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? भारत की महान सभ्यता और विरासत का संरक्षण करना जरूरी है, अब उसे छेड़ा जा रहा है। संविधान के आर्टिकल 51A में हमारे कर्तव्यों को बताया गया है। नारीवन का यह कैसा दर्शन है? 21वीं सदी में अकबर महान था या क्रूर, हमें क्यों पढ़ाया जाना चाहिए? इसमें तो कोई दो राय नहीं कि वो आक्रांता था, फिर उसका महिमा मंडन क्यों? रिटायर्ड जस्टिस नारीवन का सेकुलरवाद क्या आपको नया दर्शन देना चाहता है? नई पीढ़ी आक्रांता अकबर को क्यों पढ़े और क्यों आत्मसात करे? अकबर हमें कौन सी सभ्यता परोस गया है? नारीवन का कौन सा लॉजिक दे रहे हैं? इसी पर आज हम चर्चा और विमर्श करेंगे। चर्चा में बतौर मेहमान चिंतक, विचारक और कानपुर यूनिवर्सिटी के विधि के प्रोफेसर डॉक्टर AB जायसवाल जी होंगे। दूसरे मेहमान कानपुर यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर और इतिहासकार मोहित अवस्थी जी होंगे। तीसरे मेहमान गाजियाबाद से इतिहासविद अनुपम दीक्षित जी होंगे। आप सभी मेहमानों का नमस्कार के साथ स्वागत है। मैं पहले डॉक्टर जायसवाल साहब के पास जाना चाह रहा था। जायसवाल साहब, पूर्व जस्टिस नारीवन की बातें कितनी जरूरी हैं और क्या आपको लगता है अकबर महान था या क्रूर? ये दोनों सवाल हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस समय पर जिस तरह से नारीवन जी ने बातें छेड़ी हैं, क्या वो जरूरी हैं क्या? डॉक्टर साहब देखिए राजेश जी, वो जरूरी है गैर जरूरी है ये महत्वपूर्ण नहीं जी। महत्वपूर्ण है कि नरीमन साहब चाहते क्या है, वो भारत को किस दृष्टिकोण से देखते। जी जी। भारत को देखने का जो दृष्टिकोण है, जो यूरोपियन शासन ने विकसित की है, ज्यादातर इतिहास उसी पे लिखा गया और उनका जो दृष्टिकोण है वो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक का जो संघर्ष रहा। जी जी। जो चर्च में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का संघर्ष रहा, उसी संघर्ष के आधार पे उन्होंने दुनिया को देखा और नरीमन साहब भी उसी संघर्ष के आधार पे देख रहे हैं। वो कैथोलिक को मानते हैं कि वो कट्टर थे और प्रोटेस्टेंट थोड़ा उदारवादी थे और उसी उदारवादी सभ्यता को पूरे दुनिया में फैलाने का जो यूरोपियन राष्ट्रवाद है उसका एजेंडा। अब भारत के साथ समस्या क्या हुआ कि जब भारत आजाद हुआ, जब तक भारत में कॉलोनी के हिसाब से इतिहास लिखा जाता रहा, तब तक कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था और ज्यादा उस पर शोध भी नहीं हुआ। ठीक कह रहे हैं आप। स्वतंत्रता के बाद जो इतिहास लिखा गया, उस इतिहास लेखन में हुआ ये कि एक तो उसमें सेकुलर चश्मे लगा दिए गए। हाँ। और उस सेकुलर चश्मे से जब इतिहास का लेखन हुआ तो सबसे बड़ा उसमें हुआ कि वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के थियरी के आधार पे जो भारत का मूल समाज था, उस समाज के बीच उन्होंने संघर्ष ढूंढा। उस समाज के बीच संघर्ष ढूंढा और जो कैथोलिक पुजारियों का स्थिति था, चर्च के पादरियों का स्थिति था, वो यहाँ के पंडितों की स्थिति बना दी और बाकी को शोषित पीड़ित दिखा दिया। दूसरा, जब उन्होंने सेकुलरवाद का चश्मा अपने ऊपर लगाया तो उन्होंने भारत की तमाम कमियों को देखा। जी जी। और जब वो मुगल इतिहास में आए तो जो दरबारी इतिहासकार के द्वारा साहित्य था, उस साहित्य के आधार पे मुगलों का इतिहास लिखा। कंटेम्परेरी जो चीजें उसके साथ पैरेलल लिखी गई कि कितने हिंदू मारे गए, कितने महिलाएं मारी गई। बहुत सारे इतिहासकारों ने अकबर के बारे में जो असली व्यक्तित्व था उसके बारे में लिखा है, उसको इतिहास के सामग्री से हटा दिया और
जितना बड़ा नरसंहार यूरोप में हिटलर ने किया, उससे हाँ। कम बड़ा नरसंहार अकबर के द्वारा भारत में नहीं हुआ, या हम्म। महिलाओं पे उससे कम अत्याचार नहीं हुआ। हम्म। लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इतिहास लिखने वालों ने इस तथ्य को छुपा लिया। जैसे गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर में किसने मारा, तो जी। कहा जाता है कि मॉब ने मारा। हाँ हाँ। लेकिन नाथूराम गोडसे ने मारा, तो उसके साथ लिख दिया जाता है कि महाराष्ट्र का ब्राह्मण था इसलिए उसने मारा। तो हाँ। बहुत प्लान वे में अगर आप हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को देखेंगे, तो जो भी व्यक्ति गुंडा बदमाश होगा, वो कड़ा पहना होगा, माला पहना होगा, टीका लगाया होगा, तो ये जी। बहुत बेहतरीन तरीके से दिमाग में बैठाने के लिए, और जो भी पठान होगा वो ईमानदार होगा, बहुत दोस्ती निभाने वाला होगा, ये बेहतरीन तरीके से एक षड्यंत्र के तहत भारतीय समाज को परोसा गया। हम्म। नरीमन साहब उसी के उपज। हम्म। और ये वो बात सही कह रहे हैं कि मूल कर्तव्यों में भारतीय संस्कृति को संरक्षित किए जाने का प्रावधान है, और जी। इसका उपयोग किया जाना चाहिए कि जो गलत तथ्य शामिल है उसके साथ सही तथ्य को भी शामिल किया जाए, और लोगों को बताया जाए कि ये जो इतिहास पढ़ाया गया और जो था वो गलत था, या वो सेकुलर चश्मे से लिखा गया था, या तो जो मूल समाज था उसको इस तरह के समाज में, ताकि वो बटा रहे और एक वर्ग को वोट बैंक बनाया जाए, उसे नाराज ना किया जाए, उसको ग्लैमराइज किया जाए। इस दृष्टिकोण से इतिहास लिखा गया, और हमारा पॉलिटिकल ओरिएंटेशन वैसा ही था। हाँ, ठीक तो कह रहे हैं आप। ये कारण है कि हम अपने बच्चों को सही चीज बता नहीं पाए। ठीक बात है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, बड़ी सारगर्भित बातें आपने रखी हैं। मैं मोहित जी आपके पास जाना था। मोहित जी, एक सीधा सा सवाल है और लोगों की अपनी जी एक जी क्यूरियोसिटी भी है कि सामने आना चाहिए। अकबर एक महान शासक था या नहीं, ये एक विवादास्पद विषय है और इतिहासकारों में इसे लेकर अलग अलग मत हैं। आप भी ये मान रहे होंगे कि सबके अपनी 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 थिंकिंग है। क्या आपको लगता है कि इसमें भी कोई माना जाए कि अकबर महान था, और हम क्यों पढ़ें अकबर महान था? 21वीं सदी में हम क्यों पढ़ें? सिख शोध का विषय हो सकता है, लेकिन ये बच्चों के पढ़ाने का विषय तो नहीं है ना। उसे वो क्या करेंगे? पढ़ भी लेंगे तो आखिर वो क्या, किस तरह का माइंडसेट अपना बना लेंगे, या किस तरह की वो उनकी बातें हो जाएंगी? शोध का विषय है। तमाम आईएएस और आईएएस पीसीएस की परीक्षा में ये जरूर पूछा जा सकता है कि उसमें निबंध लिखा जा सकता है, लेकिन 7-8 साल का बच्चा है, वो क्यों पढ़े भाई? इसको मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इस लॉजिक को भी। और नारिमन जी ने पता नहीं क्यों इतनी बातें कह दी उस पर कि हम ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्होंने क्यों कहा। और उसको लेकर एक पूरे देश में विवाद भी हो गया, रील भी चल रही है। तमाम सेकुलर मानने वाले, जो सेकुलरवाद मानने वाले लोग हैं, वो तमाम अलग अलग तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं, पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। एक बितंडाबाद खामखा ये 2 दिन से फैल गया है। मैं मोहित जी, आप चूंकि इतिहास पढ़ाते हैं, तो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि वैसे तो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में लोग ज्यादा काम करना चाहते हैं, इन सब चीजों पर वक्त नहीं जाया करने देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाह रहा था, वास्तविकता है क्या? जहां तक मैंने अपने अध्ययन के दौरान, जब मैंने पहली बार मिडिल हिस्ट्री पढ़ना चालू की थी, और मुझे आज भी याद है कि 10-15 साल पहले की बात थी, और उस समय जी मैं खुद ग्रेजुएशन था, और मेरा ग्रेजुएशन बीएससी में, साइंस जी की जी। स्ट्रीम में मेरा ग्रेजुएशन से जब पढ़ रहा था, तो बचपन से ही मैं पृथ्वीराज चौहान को देखता आ रहा था, और उनके ऊपर एक नाटक आया करता था, चंदर बरदाई हाँ। ने जो पृथ्वीराज राव लिखा हुआ है, उसमें जानकारी है कि पृथ्वीराज चौहान ने जो है महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी की हत्या की। जी तो जी। मैंने अपने शिक्षक से पूछा कि सर, मैं तो बचपन से ये पढ़ता आ रहा हूँ। तो हाँ उन्होंने बोला कि पहले सुनता आ रहा हूँ अपने बड़े बुजुर्गों से। देखिए, क्लास 10th का जो बच्चा होता है, मैंने तो क्लास 10 तक सोशल साइंस पढ़ी थी, उसके बाद जब मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी में आया, तब मैंने इसको पढ़ना चालू। जी। तो क्लास 10th का बच्चा ही इस बात को नहीं समझ पा रहा है कि पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की हत्या की थी, या गौरी ने पृथ्वीराज चौहान की हत्या की थी। बात तो वहीं से चालू होती। जी। तो हमारे शिक्षक ने हमको बताया कि देखिए, ऐसा है कि आप लिखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी जो आपने अपने घर में लिखना है वो चीजें अलग चीजें। मैं एक दिन पढ़ रहा था कि रोमिला थापर बहुत बड़ी इतिहासकार है, उन्होंने बोला कि इंडिया में जो हिस्ट्री है, मैं वामपंथी इतिहासकारों के नजरिए से ही बता रहा हूँ, उन्होंने बोला कि इंडिया में जो
एम्बेडेड हिस्ट्री है, लोक कथाओं में है, चारण भाटों की कहानियों में है। तो बात ये आती है कि जब चारण और भाट या दरबारी इतिहासकार को पढ़ना होता है तो हम पृथ्वीराज राठौर को तो नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वही मिनहाजुद्दीन सिराज ने जो तबकाते नासरी लिखी है उसको हम स्वीकार लेते हैं। समस्या ये है कि हम अपने बच्चों को इतिहास की विचारधाराओं से अवगत नहीं करा पा रहे। जैसे कि अभी जायसवाल सर ने कहा, तो यूरोपीय परंपरा है। देखिए, बहुत धूम सी बात है कि आप सभी लोग जानते होंगे कल्हड़ की राज तरंगिणी एक किताब है जिसमें भारत का क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री लिखी हुई है। उसमें एक श्लोक है कि धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेशाम अंगितम पूर्ववृत्तम कथा युक्तम इतिहासम प्रचलिते। पूर्वजों की वो कथा जो हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष ये 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति कराती है। तो हमारा और पश्चिम के इतिहास को देखने का जो दृष्टिकोण है वो अलग है। और जब पश्चिम का इतिहास, उसकी डिफिनीशन क्या है, वो तो ये कहता है कि परिवर्तन और निरंतरता के कारकों की खोज करना। और जब इन कारकों की खोज करते हैं तो हम राजनीतिक इतिहास को देखते हैं, आर्थिक इतिहास को देखते हैं, सामाजिक इतिहास को देखते हैं। शासक 2 तरीके से विचारधारा रखता है, एक जब उसको शासन करना है और दूसरा जब उसको शासन थोपना है। तो अकबर की जो नीतियां हैं, अकबर को लेके जब हम लोग बात कर रहे हैं तो साफ साफ ये पता चलता है, इरफान हबीब भी बोलते हैं, सतीश चंद्रा भी बोलते हैं कि अकबर की जो धार्मिक नीति है उसको 3 चरणों में देखा जाना चाहिए। प्रारंभिक चरणों में पता चलता है कि वो कट्टरपंथी उलेमाओं का जो है फॉलो कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसने उसके माइंड में क्यूरियोसिटी आना चालू की और उसने इबादत खाना में विभिन्न धर्मानुयायियों से बात करना चालू करी। तो बात ये आती है कि उसके ऊपर विभिन्न विचारधाराओं का है असर है, और ऐसा असर माना जाता है कि इन विचारधाराओं का असर जो है वो 1575 के बाद आता है। तो फिर अकबर जो है वो जजिया टैक्स जो है वो 1563 या 64 के आसपास लगाना क्यों बंद कर देता है? ये धार्मिक मजबूरी, ये राजनीतिक मजबूरी है। राजनीतिक मजबूरी को धार्मिक नीति से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। अकबर जो जजिया टैक्स हटा रहा है, जिसके माध्यम से हमारे ऊपर उसकी राजनीतिक धार्मिक महानता थोपी जा रही है, उसको समझने की जरूरत है कि अकबर को विरासत में हुमायूं ने दिया क्या। अकबर को विरासत में एक टूटा हुआ साम्राज्य मिला था जिसको अकबर इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था, कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा था, और उसकी मजबूरी थी, राजनीतिक मजबूरी थी कि राजपूताने से संबंध बनाए। और ऐसे में राजनीतिक मजबूरी का फायदा, राजनीतिक मजबूरी को उसे संतुष्ट करने के लिए धार्मिक नीति में थोड़ी बहुत उदारता दिखा दी। ये तथ्य तो इरफान हबीब भी स्वीकारते हैं, सतीश चंद्रा भी स्वीकारते हैं कि चित्तौड़ के किले में 30,000 से ज्यादा लोगों का जो है जिनोसाइड किया गया। तो इसको हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? बात बस ये है कि हमको जो कुछ भी जानकारी मिलती है वो समकालीन स्रोतों से जानकारी मिलती है। मैं कुछ दिनों पहले प्रोफेसर पुष्पेश पंत जी का एक इंटरव्यू सुन रहा था लंदन टॉप पे। उन्होंने बोला कि किसी ने उनसे पूछा कि आपने कार्ल मार्क्स को पढ़ा है? कहा बिल्कुल पढ़ा है। कि किस स्रोत से पढ़ा है? कि दास कैपिटल से पढ़ा है। तो पहले ये बताइए कि आपने जर्मन भाषा में पढ़ा है कि ट्रांसलेशन पढ़ा है? बोले नहीं, ट्रांसलेशन पढ़ा है। तो जब ट्रांसलेशन पढ़ा तो बोला गया कि जेएनयू वाले बोलते हैं कि हमें इस पे बात नहीं करनी है क्योंकि आप ओरिजिनल टेक्स्ट तक नहीं पहुंच पा रहे। मध्यकालीन भारत के अध्ययन में सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हमारे पास उर्दू, अरबी, फारसी, तुर्की, इन सभी भाषाओं की जानकारी नहीं। जब तक हम इन भाषाओं को नहीं समझेंगे, हम इतिहास के पुनर्लेखन की दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। यही कुछ कमोबेश जानकारी हमारे साथ समस्या ये निकल के आती है कि हमें संस्कृत, अरबी और पाली प्राकृत की भी जानकारी नहीं। तो हम ट्रांसलेटर के थ्रू जानने की कोशिश कर रहे होते हैं और उस ट्रांसलेटर की अप्रोच उसमें आना स्वाभाविक है। और दरबारी इतिहासकार जो काम कर रहा है, सीधी सी बात है कि मध्यकालीन युग को समझने की कोशिश करिए कि मध्यकालीन युग में जहां धर्म के हिसाब से नियम और कानून चल रहे थे, यहाँ पे प्रोफेसर जायसवाल सर भी ऐड है, वो जानते हैं कि हमारे यहाँ मेडिवल हिस्ट्री में नियम कानून कैसे चल। ब्रिटिशर्स जब आए तो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ लाने की कोशिश करी, उसके पहले तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ था नहीं। तो नियम कानून को हम जब जानेंगे उस हिसाब से शासन चलेंगे। तो शासक को खुश करने के लिए कई बार जो है वो भारतीय पक्ष के, समकालीन भारतीय पक्ष के लोगों ने भी शासक को जो है तुष्टिकरण के थ्रू बताना चालू कर दिया। तो स्रोतों की न्यूनताएं, स्रोतों के अध्ययन की न्यूनताएं, भाषाई जानकारी ना होना, इन सभी चीजों को मेरे हिसाब से देखने की जरूरत। और इतिहास के पुनर्लेखन की बात जैसे साहब ने कही है तो वो भी होना चाहिए। शिवाजी के ऊपर चैप्टर नहीं देखने को मिलता है एनसीईआरटी में, संभाजी के ऊपर चैप्टर देखने को नहीं मिलता है एनसीईआरटी में। जी मैं ठीक है, मैं आपके पास आता हूं। अनुपम जी, आपसे भी इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। क्या अकबर ने अपने शासन काल में भारत को आर्थिक रूप से समृद्ध और राजनीतिक रूप से एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया था,
ये कहा जा रहा है। अब इसमें कितना फैक्ट्स है, कितना कयास है, या कितना आप एलोबरेशन कर सकते हैं, किसी ने कह दिया उसको आप कह देंगे, तो क्या आपको लगता है इसमें कुछ सच्चाई है? और इसमें मैं एक बात समझ में नहीं पा रहा हूं कि अकबर का महिमा मंडन आखिर इस वक्त में क्यों किया जा रहा है? तमाम इतिहासकार उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, तमाम पॉलिटिशियंस उसका महिमा मंडन कर रहे हैं, गाहे बगाए आप तमाम जो मुसलमान कवि हैं या आप कह लीजिए शायर हैं, वो भी अकबर का जिक्र कर देते हैं, बड़ा महान था वो, उसकी क्रूरता और इन सब चीजों पर फोकस कोई नहीं करता है। मैं आपसे जानना चाह रहा था, आप चूंकि इतिहास के करीब हैं, आप रोजमर्रा की जिंदगी में इतिहास को आत्मसात भी करते हैं और मुझे लगता है उसको कहीं ना कहीं सामने परोसते भी हैं बच्चों को। मैं आपसे जानना चाह रहा था, असलियत क्यों और महिमा मंडन क्यों? देखिए। बिल्कुल, धन्यवाद जी सर। बहुत ही मौजूद प्रश्न है ये कि इतिहास को कैसे देखना चाहिए और अकबर क्या इसमें क्या स्थान है। जी। हम सब अपने समय के बंदी होते हैं। हमारे समय में जो भी विचारधाराएं होती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो सत्ताधीश होता है, हम उससे जो है वो अपने आप को अलाइन करके चलने की कोशिश करते हैं। जो भी सत्ताधीश होता है, जो भी पावरफुल होता है, हम उसका अप्रेजल करते हैं। इंदिरा गांधी के ज़माने में इंदिरा गांधी की तारीफ से अखबार और न्यूज़ चैनल्स और बाकी चीज़ें पटे रहते थे। आज प्रधानमंत्री मोदी के बारे में जो है वो सारी चीज़ें होती हैं। ट्रंप का देख लीजिए तो उनके यहाँ भी यही है, जो भी समर्थ को नहीं दोष गुसाई, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो समय के बंदी हैं हम सब। जहां तक सत्ताएं हैं, तो सत्ताएं इतिहास को हमेशा अपनी तरह से देखना पसंद किया जाना पसंद करती हैं। ब्रिटेन में कॉलोनियल हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती स्कूल में। अमेरिका में गुलामी का इतिहास और जो मूल निवासियों के बारे में नहीं पढ़ाया जाता था। ऑस्ट्रेलिया में मूल निवासियों के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ाया गया। जापान जो है वो अपनी उन क्रूरताओं के बारे में नहीं पढ़ाता अपने बच्चों को जो साउथ ईस्ट एशिया में उसने किए। चाइना में जो है सांस्कृतिक क्रांति के दौरान जिस तरह का पर्ज हुआ, वो उसके बारे में जो है वो चाइनीज इतिहास वो चुप है। और इसी तरह से हम अपने सभी आक्रांताओं के बारे में चुप हैं। हम अपने बच्चों को विभाजन की विभीषिका नहीं पढ़ाते। हम अपने बच्चों को कलिंग के समय अशोक द्वारा साम्राज्य स्थापित करने के दौरान लाखों लोगों का कत्ल कर दिए जाने की जो विभीषिका है उसके बारे में नहीं बात करते। यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप सत्ता का जो है वो देखिए कि किस तरह से सत्ता काम करती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इतिहास को किसी विचारधारा नहीं बल्कि व्यवहारवाद के दृष्टिकोण से देखना चाहिए, यानी तथ्यात्मक दृष्टिकोण से। और बच्चों को ये बताया जाना चाहिए कि जो सत्ता की आवश्यकता होती है उसी के हिसाब से सत्ता काम करती है। एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण मैं यहाँ पर देना चाहूंगा अशोक के शिलालेखों से। अशोक ने अपने शिलालेख पूरे भारत में, पूरे साम्राज्य में खुदवाए और उसमें जो है वो बौद्ध धर्म की अनेक शिक्षाएं लिखी। लेकिन जब हम उसके कलिंग के शिलालेखों को देखते हैं तो वहां पर उसका स्वर बदल जाता है। बाकी सभी जगहों पर जो स्वर है वो है उपदेशात्मक, बल्कि कई बार तो धमकी भी देता है। वो अपने अधिकारियों को, बाकी लोगों को कहता है सामाजिक समरसता बनाए रखो, ये है फलाना। लेकिन कलिंग में वो कहता है कि सभी लोग हमारी प्रजा के तौर पर हैं, मुझे पिता के समान समझो। और वो शासन की जो क्रेडिबिलिटी है उसके लिए वो वहां पर शिलालेख खुदवाता है। क्यों खुदवाता है? इसलिए क्योंकि कलिंग के लोगों का दिल जीतने की उसको जरूरत थी। वो जानता था कि कलिंग के लोगों के सामने अगर हम उपदेश करेंगे तो कलिंग के लोग मुझे क्रेडिबल नहीं मानेंगे। तो एक ये चीज हुई। अकबर, अशोक, सिकंदर या सारे जो लोग हैं ये सभी एम्पायर एस्टेब्लिश करने वाले थे। और एम्पायर अपने आप में सेकुलर हो जाता है क्योंकि ये उसकी राजनीतिक मजबूरी होती है। अवस्थी जी ने कहा कि राजनीतिक मजबूरी थी अकबर की कि वो जजिया लगाया, हटाया, जो भी चीजें की। राजनीतिक मजबूरी है, युद्ध करना भी राजनीतिक मजबूरी है क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपना साम्राज्य स्थापित करना है, लोगों से युद्ध लड़ना है और उसमें जो है कोलेटरल डैमेजेस होते ही हैं। तो कौन किसको नरसंहार कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज, एक और मौजूद प्रश्न होना चाहिए कि हम महान किस आधार पर मान रहे हैं। क्या हम महान इस आधार पर मान रहे हैं कि उसने कितना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया? क्या हम महान इस आधार पर मान रहे हैं कि उसने कितने सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से कितनी प्रगति की? क्या हम महान इस बात पर मान रहे हैं कि वो व्यक्तिगत तौर पर कितना महान था? अश्लीलता और बाकी चीजों का जो आरोप लगता है बाकी चीजों के लिए।
इतिहास में ऐसा कौन सा राजा है जिसके ऊपर आप अश्लीलता और हरम का आरोप नहीं लगा, भारतीय संस्कृति से लेकर? जो राजा हैं उन्होंने एक से ज्यादा शादियां की। सभी राजाओं के यहाँ पर जिस तरह की जो दिक्कतें हो सकती थी समाज जी। के उसको लेकर, वो सभी चीजें हुई। अगेन मैं यही कहना चाहूंगा कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, जो बात रामायण में कही गई है। आप और पीछे चले जाइए तो ऋग्वेद का एक यहाँ पर मैं उक्ति कोट करना चाहूंगा, इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरा कृण्वन्तो विश्वमार्यम अघ्रन्तो अरावणा। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आप संपूर्ण विश्व को आर्य बनाइए। अब इसकी दो दृष्टियां हैं। एक कहता है कि संपूर्ण विश्व को आर्य बनाइए, इंद्र का उल्लेख किया है, और अघ्रन तो अरावणा की बात कही है। इसका मतलब है सीधी सीधी बात यह है कि ऐसे लोग जो कि आपकी आइडियोलॉजी से साबका नहीं रखते, आप उनको सफाया कर दीजिए, इंद्र की तरह शक्ति उठाइए और सबको शुद्ध कर दीजिए। दूसरा जो वर्जन है वो ये कहता है कि कृण्वन्तो विश्वमार्यम का मतलब है कि पूरे विश्व को श्रेष्ठ बनाइए। पर श्रेष्ठ कैसे बनेगा विश्व, इस बात में वो चर्चा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहाँ पर बच्चों के पढ़ाई को, बच्चों के खेल का मैदान बना रहने देना चाहिए सरकारों को। बच्चों की पढ़ाई और बच्चों की जो टेक्स्ट बुक्स हैं उन्हें छोड़ देना चाहिए राजनीतिक लड़ाई के लिए। बच्चों को उन चीजों के बारे में पढ़ाइए जो चीजें आज और आज से 10 साल बाद जरूरी है। बच्चों के लिए जरूरी है एआई, डेटा साइंस, बाकी चीजें। इतिहास की ये जो डिबेट्स हैं ये हम विद्वानों के लिए छोड़ लीजिए, जो इतिहास में आगे आकर इन बात पर चर्चा करेंगे। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के क्लासरूम जो हैं वो इस आइडियोलॉजिकल डिबेट के मैदान नहीं होने चाहिए। बिल्कुल सही। जहां तक हीरो की बात है, यहाँ पर एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि जब राष्ट्रवाद का विकास होता है तो राष्ट्रवाद के विकास के लिए हमें एक शेयर्ड सेंस ऑफ कनेक्टिवनेस या बिलोंगिंगनेस चाहिए होती है। हमें शेयर्ड हीरो चाहिए होते हैं। उन हीरो को हमें ईजाद करना पड़ता है, हमें बनाना पड़ता है, क्योंकि भारत में राष्ट्रवाद का विकास जो है वो स्वतः स्फूर्त नहीं था, वो कॉलोनियल प्रतिक्रिया के बाद तौर पर हुआ। और उसी दौर में हमारे जो नेता थे उन्होंने राष्ट्रवाद का एक्सट्रीम स्वरूप भी देखा, मुसोलिनी, जापान और जर्मनी में। जी। तो जैसा कि मैंने कहा कि हम सब समय के बंदी होते हैं, तो हमारे जो उस जमाने के नेता थे वो भी अपने समय के बंदी थे। उनके लिए भी ये एक वो थी, ये आश्चर्य की बात नहीं है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रवाद पर एक बहुत जबरदस्त किताब लिखी है जिसमें अति राष्ट्रवाद के जो हैं वो खतरे समझाए गए हैं, जो कि हिटलर और बाकी जो लोगों के लिए है। जी। तो कहने का मतलब ये है कि ये समय के हिसाब से आप तय करते हैं कि कौन महान है कौन नहीं है। आप बेशक इतिहास दोबारा लिखिए, आप नए स्वरूप लाइए, उनकी नई व्याख्या कीजिए, पर कृपा करके बच्चों के क्लासरूम को उस लड़ाई का मैदान मत बनाइए, क्योंकि बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। ठीक है। बच्चों के साथ साथ टीचर्स भी, मैं टीचर्स ट्रेनिंग भी किया करता हूँ, तो टीचर्स का अक्सर ये सवाल होता है कि खास करके ऐसे ट्रांजिशनल टाइम में कि हम पढ़ाएं तो कैसे पढ़ाएं। अगर हम ये कहते हैं कि अकबर महान है तो दिक्कत है, अगर हम ये कहते हैं कि अकबर महान नहीं है तो दिक्कत है, क्योंकि बच्चे प्रश्न पूछते हैं जी, तो समस्या है। तो उस समस्या से वहां दूर रखिए। बच्चों के इतिहास में हम सब कुछ नहीं पढ़ा सकते। हम बच्चों के इतिहास में शिवाजी, अंबेडकर जी, बाकी सब लोगों का केवल एक जिक्र कर सकते हैं, हम उनके ऊपर जो है एलोबरेट चैप्टर्स नहीं दे सकते। इसीलिए हमने थीम्स या बाकी चीजें सेलेक्ट की हैं। एनसीईआरटी ने अच्छी किताबें लिखी थी, उनमें कुछ कमियां हैं बेशक तौर पर, लेकिन अच्छी किताब। और अभी भी जो नई किताबें आई हैं, मैं कह रहा हूँ वो भी बहुत अच्छी हैं। मैंने उनमें देखा, जितनी भी चर्चा चल रही है, मैंने उन सबको देखा। जस्टिस नरीमन जी की जो पॉइंट है उसको भी मैंने देखा कि आखिर वो किस बात पर इतने परेशान है। तो मुझे लगा कि वो ज़्यादा परेशान है, उनको एक शांति के लिए एक कैंप में चले जाना चाहिए और अपने आप को शांत करना चाहिए। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि इससे भयानक चीज़ें जो है बच्चे रोजमर्रा में वायलेंस देख रहे हैं। इससे जबरदस्त चीजें जो है वो हमारे यहाँ 24 घंटे जो
खबरें आ रही हैं, वो इससे भयानक वायलेंस देख रहे हैं। तो बच्चे किताब में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, इस बात से कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ना चाहिए। मैं दीक्षित जी आपके पास आता हूं। मैं जरा जायसवाल साहब से भी, प्रोफेसर जायसवाल साहब, मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं। ये नारीमन जी ने एक शगुफा छोड़ा है। अब अकबर महान है कि क्रूर है, क्या है ये ईश्वर जाने। जो पहले किताब में हो सकता पढ़ाया जाता रहा हो, अब तो वो सारी चीजें नहीं है। लेकिन हम आपसे ये जानना चाह रहे थे, चित्तौड़ को लेकर कहीं ना कहीं आपको लगता है, हमने जितना पढ़ा है वो बात कह रहा है कि जौहर हुआ, वहां आत्मदाह कर लिया गया, लेकिन एक इतिहासकार का एक कुनबा ये कह रहा है कि नहीं, उसने वहां क्रूरता की थी, नरसंहार किया था। क्या सच है? आपको क्या लगता है? आप तो लंबे समय तक रहे और विधि पाठ्यक्रम में ये सारी चीजें हैं। दूसरा एक चीज हम आपसे जानना चाह रहे थे, क्रूरता और सहिष्णुता, क्या दोनों को आपको लगता है कि अकबर में था? ये कोई सामंजस्य था? इस तरह का समावेश तो मुझे नहीं दिखता है ऐसा, कम से कम मुगल शासकों में इस तरह का। देखिए राजेश साहब, आपसे सर राजेश जी, मैं अपनी बात अनुपम सर के बात के साथ शुरू करूंगा कि बच्चों के क्लासरूम में जी ये चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी देश का और किसी भी संस्कृति का बचा रहना वहाँ की लोक चेतना पे निर्भर करता, अच्छी बात है, और उस देश का, उस समाज का अस्तित्व उसके इतिहास पर निर्भर करता। टेक्नोलॉजी आएगी और जाएगी। कभी पुष्पक विमान की टेक्नोलॉजी थी, वो आज नहीं। नहीं, टेक्नोलॉजी आएगी जाएगी, मटेरियल इतिहास और संस्कृति रहेगा तभी कोई देश रहेगा। इसलिए किसी भी समाज को अपना अगर नीति बनाना है तो उसको एक अपनी नीति अपने इतिहास और संस्कृति की बनानी पड़ेगी, और इतिहास में जो भुगता उससे बचने के लिए अपने अगली पीढ़ी को उसे बताना पड़ेगा कि ये भुगत के आप बचे। तो ये बताना पड़ेगा कि चित्तौड़ में 30,000 लोग मारे गए और उनके इतिहासकारों ने उसको सेलिब्रेट किया। आज भी आपको ऐसे बहुत सारी जातियां मिल जाएंगी। मैं कानपुर में जहां रहता हूँ, हापुड़ बस्ती है, ये वो लोग थे जो महाराणा प्रताप के सेना में थे। आज तक वो विस्थापित है और अंग्रेजों ने उनको क्रिमिनल ट्राइब्स का दर्जा दिया। ठीक कह रहे हैं आप। तो ये बात समझना होगा कि आप किसी भी सुंदर सुंदर अच्छे बात करके आप किसी भी गलत चीज पे कारपेट नहीं डाल सकते। भारतीय विद्वानों की सबसे बड़ी समस्या है कि वो नक्सलवाद को गरीबी से जोड़ के देखते हैं। वहां चावल आटा दाल नहीं पहुंचता, वहां बम और बंदूक पहुंच जाता है, और कैंपस में उसको कबर फायर देते। तो ये जो भारत में न तौर पे विद्यार्थी को बताया जाना चाहिए ताकि वो भविष्य के लिए सचेत रहे। और भारत और इजराइल दुनिया के ऐसे दो देश हैं जिसके बारे में जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसका थिंकिंग है कि इसको अंग्रेजों ने यहूदियों को और हिंदुओं को दे दिया था, यहाँ इस्लामिक शासन रहा जी, और इसको इस्लामिक कन्वर्ट करना। और जब तक विद्यार्थी इससे अवेयर नहीं होगा वो अपने को बचा नहीं पाएगा। तो ये चीजें शामिल होना जरूरी है। जो नरीमन साहब की चिंता है, नरीमन साहब की चिंता दूसरी। ऑस्ट्रेलिया में जैसे ही यूरोप के लोग पहुंचे, कितना समय लगा उसे पूरे ईसाई में कन्वर्ट करने में। न्यूजीलैंड पहुंचे, कितना समय लगा उनको ईसाईयत में कन्वर्ट करने में। अमेरिका पहुंचे, कितना समय लगा उनको मूल निवासियों को समाप्त करने में। लेकिन ईसाईयत और इस्लाम दोनों भारत में आए, और तब से लेके आज तक भारतीय प्रतिरोध को सहते सहते भारत आज तक वो 100% कन्वर्ट नहीं कर पाए। ये बड़ी अहम बात आपने उठाई है जी। इसको यूरोप और उसके विद्वान हैं वो उसको अपना पराजय के रूप में देखते हैं। जो राष्ट्रवाद की बात सर कह रहे थे कि राष्ट्रवाद का उदय, तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ जब प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच में संधि होता है, तब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय होता है। उस पर्टिकुलर संधि का मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा है नाम। तब राष्ट्रवाद का, और सभी ईसाई राज्य ईसाईयत के पोषक के रूप में माने जाते हैं। तीसरी भी विचारधारा थी वहां।
जी जी। और वो सारे उनका उद्देश्य जो इब्राहिमी प्रणाली है हाँ हाँ। दुनिया के रिलीजन का, उनका उद्देश्य ही है कि उन्हें अपने अनुसार दुनिया को ढालना। हम्म हम्म और वो जब भारत में आते हैं, दुनिया में वो कहीं पराजित नहीं, ना अफ्रीका में हुए, ना ऑस्ट्रेलिया में हुए, ना न्यूजीलैंड में हुए। भारत में जब आते हैं तो वो पराजित होते हैं। उसके पीछे भारत का फिलॉसफिकल बैकग्राउंड, हम्म ये बैकग्राउंड दुनिया में कहीं भी इतने तगड़ा दार्शनिक बैकग्राउंड है। और इस दार्शनिक बैकग्राउंड की वजह से भारत प्रतिरोध कर पाए। आप अकबर को महान पढ़ा दीजिए, लड़का लिख के आएगा, लेकिन पूछिएगा तो कहेगा राणा प्रताप थे, हाँ क्योंकि वो उसके लोक चेतना में चलता है, हाँ उसके हाँ दिल हाँ। और आत्मा में चलता है। और जो बहुत सही बात कही आप। हमारे जो इतिहास के विद्वान कैम्ब्रिज से फेलोशिप लेते हैं, ऑक्सफोर्ड से हाँ फेलोशिप लेते हैं, दुनिया के अलग अलग जगह से फेलोशिप लेते हैं, वो उनकी थियरी को हमारे देश में बढ़ाते हैं। वो इसलिए नहीं कि बड़े विद्वान है, उनका जो थ्योरी है उस थ्योरी को चलाने का ही उनको फेलोशिप मिलता और अवार्ड मिलता। और भारतीय शासन में बहुत शुरुआती दौर से ये बड़ा जी। घालमेल रहा कि आपने उनको परश्रय दिया। ये इरफान हबीब साहब, रोमिला थापर, ये कैसे इतने बड़े इतिहासकार बने? इनकी कहानी है कि इनसे यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर सेट कराए गए हाँ और इन्हीं के किताब से यूपीएससी में प्रश्न आते थे। इसलिए हर लड़के को ये पढ़ना मजबूरी था। अगर आपको 91, 92, 93, 94, 95 का दौर ठीक कह याद रहे हैं होगा, आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये सारे लोग प्रोडक्ट किए गए वो उस समय के सेकुलर राजनीति के द्वारा। हाँ और इन्होंने भारतीय जनमानस पे कब्जा किया और वो एक बहुत बेहतरीन षड्यंत्र था। आप उस समय का इतिहास देखें, उस समय का मूवी देखें, तो जो डाकू होगा वो ठाकुर ही होगा, वो उसी हाँ पे आएगा तत्तर तत्तर करते घोड़े पे। हाँ जो भी भ्रष्ट बलवान होगा वो ब्राह्मण ही होगा, जो भी लूटपाट करेगा वो बनिया ही होगा। हाँ आप हाँ। पूरा मूवी, पूरा एक इकोसिस्टम उन्होंने तैयार किया और इसको विश्वविद्यालयों के कैंपस से प्रचारित किया, यूपीएससी के एग्जामों से प्रचारित किया, ताकि भारतीय समाज कंफ्यूज हो जाए, वो अपने लोक चेतना में ना आ पाए। और अगर वो लोक चेतना में आएगा तो शक्तिशाली होगा, मजबूत होगा। और फिर वो जो डिवीजन जो 84-85 के दौर में एक शगुफा चलता था इंटरनेशनल कि भारत अब टूटने वाला, पूर्वोत्तर में, पंजाब में, कश्मीर में, कई जगह बहुत सारे समस्याएं थी, तो वो समस्याओं के बीच में इतने सारे ऐतिहासिक डिस्टरबेंस डाल के, ताकि कोई भी व्यक्ति संगठित ना हो, उसका अपना जो अस्मिता है, अपना पहचान है, उसको समाप्त किया जाए। और अकबर को एक, जैसा सर ने कहा कि एक इतिहास में नायक ढूंढने की, तो जो पूरा मुगल पीरियड में नरसंहार हुआ है, हिंदुओं पे अत्याचार हुआ है, उसको कवर करने के लिए अकबर उसमें से थोड़ा अच्छा रहा होगा, तो उसे कवर करने के लिए बहुत सजा धजा के उसके बारे में उसको प्रोटेक्ट कर दिया गया। जबकि दुर्गावती की जो बहन थी, उनकी बहू के साथ अकबर ने जो किया, डॉक्टर श्रीवास्तव है, उन्होंने लिखा है, जो अकबर ने उनकी बहू के साथ किया। हाँ हाँ। और युद्ध सिर्फ साम्राज्य विस्तार का नहीं था, हाँ। मुगल कालीन युद्ध में महिलाओं का आकांक्षा बहुत बड़ा युद्ध का कारण था। पूरे मुस्लिम हिस्ट्री में आप देखेंगे, भारतीय युद्ध में, भारत में महिलाएं युद्ध की विषय नहीं हुआ करती थी, कभी भी नहीं होती थी। जी जी जी। भारतीय कभी विषय नहीं थी। मुगल काल में ही महिलाएं लूटी गई सबसे पहले, महिलाओं का हत्या हुआ सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण के समय से। तो ये चीजें इतिहास में ऐसा नहीं, आप इससे कोई हेट्रेड मत पैदा करिए, लेकिन आप जानिए कि इन्होंने हमको मारा, इनके पूर्वजों ने हमें मारा, इनसे हमको सतर्क रहने का जरूरत है। और कोई भी समाज और संस्कृति तभी बच सकती है जब वो इसको जानती। अगर वो नहीं जानती है और बहुत उदारता दिखाती है, तो पृथ्वीराज चौहान के उदारता का ही परिणाम था। तो तीसरी बार आक्रमण किया और जीत गया, भारत ने अपने उदारता का उस परिणाम भुगता। और आप जितने भी आतंकवादी घटनाएं भारत में हुई, एक के बाद एक बड़ी घटनाएं होती गई, क्योंकि हमने उदारता से भेजा। लेकिन जब हमने ऑपरेशन शुरू किया तो स्वाभाविक तौर पे
लिमिटेड एरिया में रहा, पूरे भारत में बम विस्फोट नहीं हुआ। जी जी जी। तो जो इन सारे चीजों को थ्योराइज करते हैं, कि थ्योरी बनाते हैं कि अकबर था और इसके क्लासरूम में होगा और मुगलों का ये था, और ये समस्या ही नहीं। बच्चे को एआई ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन बच्चे के माता पिता को किसने सताया और क्यों सताया। अगर आप जी ये जी। कह सकते हैं कि मनु ने सताया, पता नहीं मनु कब हुए थे, उसके हाँ हाँ आधार पर आप सोशल जस्टिस करिए और अकबर को कबर फायर दीजिए। ये दोनों हाँ। चीजें नहीं चलेंगी। समाज बहुत जागरूक हो रहा है, तो ठीक बात इसलिए है, ये ठीक दोनों बात चीजें नरीमन साहब को ही बताना चाहिए। है। हाँ हाँ जबकि मनु वो पहले व्यक्ति थे जो दुनिया में सबसे पहले विधि संहिता लिखते। उसमें हाँ कमी हाँ हो सकती है, कोई भी चीजें संपूर्ण नहीं होती, उसमें कमी हो सकता है। आज के हाँ। कंटेम्पररी समाज में वो लागू नहीं भी हो सकता है, ठीक बात, ठीक बात लेकिन आपने उसको विलेन बना दिया और जो विलेन हाँ। था उसको हीरो बना दिया और भारतीय समाज पे लागू कर दिया। मैं डॉक्टर साहब, मैं दीक्षित जी आपके पास आ रहा था। मोहित जी से एक सवाल हम करना चाह रहे थे। मोहित जी, मतलब पिछले एक 15 दिन से अगर आप देखें तो तमाम लोग औरंगजेब को बहुत क्रूर, वैसे तो क्रूर शासक था, लेकिन उसे तमाम ये बताया बड़ा उदारवादी था। काशी विश्वनाथ में उसने तमाम चंदा दिया, उसने साउथ में बहुत मंदिरों में चंदा दिया, उसने आसाम में एक मंदिर है उसमें बहुत इस तरह की बातें की जा रही, महिमा मंडन किया जा रहा है। उसी के साथ साथ अकबर का भी महिमा मंडन किया जा रहा है। सोशल मीडिया तो पिछले एक हफ्ते से न जाने इन दो शासकों को लेकर न जाने कैसी कैसी बातें लिख रहा है और कह रहा है। हाँ, आप क्या क्या लगता है कि कहीं कोई पूरा इकोसिस्टम काम कर रहा है या कोई दूसरी चीजें काम कर रही हैं? अब आपको क्या लग रहा है मोहित जी? को तो नजरअंदाज करा ही। सोशल मीडिया पे ऐसी डिबेट पहले सोशल मीडिया नहीं था तब भी चल रही थी, सोशल मीडिया है तब भी चल रही है और आगे भी चलती रही। जी जी दीक्षित सर से एग्री था कि मुझे लगता है कि क्या बच्चों को पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है के ऊपर तो चर्चा होनी ही चाहिए, लेकिन मैं थोड़ा सा इस पर भी विचार रखता हूँ कि जो ओल्ड एजुकेशन पॉलिसी थी, मैं कानपुर यूनिवर्सिटी की ही बात करता हूँ, सिलेबस था एजुकेशन पॉलिसी में बीए फर्स्ट ईयर का सिलेबस में जो पहला पेपर ही होता है हिस्ट्री का, तो स्टार्टिंग चीज जो है वो मध्य होती है। हाँ तो इन काल की चर्चा की जा रही है और आज जब फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस में इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर काम किया जा रहा है, बच्चों को बताया जाता था कि हमारे यहाँ किस तरीके से विवाह के सिस्टम रहते थे, क्या हमारे यहाँ उपनयन संस्कार होता था। मैं देखता हूँ बच्चे बड़े आश्चर्य से देख रहे होते हैं, तो ये जानकारी ही नहीं, क्या सारी चीजें बच्चों तक नहीं पहुंचनी चाहिए? नो डाउट ये भी एक जो और औरंगजेब की अगर बात रहे तो औरंगजेब की चर्चा हो रही, दारा शिकोह की भी चर्चा नहीं होनी चाहिए। भाई दारा शिकोह ने दारा शिकोह औरंगजेब ने क्या किया, क्या उसकी चर्चा नहीं होनी चाहिए? बात सही है कि इतिहास की अगर देखते रहेंगे, पीछे देखते रहेंगे तो मुंह के बल गिरेंगे, लेकिन क्या ये सत्य नहीं कि जो इतिहास हम देखते हैं वो इतिहास को दोहराते हैं? तो औरंगजेब के ऊपर चर्चा होना, मतलब मुझे औरंगजेब की चर्चा ऊपर नहीं होनी, बिल्कुल होनी चाहिए, निसंदेह होनी चाहिए। लेकिन आजकल क्या है कि आजकल क्या बल्कि 1947 के बाद से ही भारत में एक ट्रेंड ऐसा सेट होता चला गया जो मैंने समझा कि माइनॉरिटीज के रीजन को देखते हुए हमेशा एक आप कह सकते हैं कि तुष्टीकरण की बात करना। कई बार क्लास में ऐसी असहज, जैसे अभी दीक्षित सर ने बोला कि कई बार क्लास में ऐसी असहज स्थिति आती है जब हम मीडिया के ऊपर चर्चा कर रहे होते हैं, या जैसे अभी सर ने बोला मुस्लिम हराम की बात करते हैं, तो उनके ऊपर चर्चा करते समय बड़ा आप कहते हैं इरिटेशन सा होता है कि हम बात करें कि ना करें, बच्चे कहीं आपस में जाके बाहर लड़े कि ना लड़े। जैसे हम लोग जैसे मनुस्मृति के बारे में बोला, मनु के ऊपर भी चर्चा करने में थोड़ी सी, देखिए हर चीज की आलोचना तो होती ही है, अगर उनकी आलोचना करते तो बाहर जाके बच्चे रखने, तो थोड़ा सा मैं दीक्षित साहब से भी एग्री करता हूँ कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाना चाहिए क्या नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, ये सिर्फ शिक्षा नीति डिसाइड नहीं करेगी, साथ ही साथ जो क्लास में मौजूद शिक्षक है उसके ऊपर भी निर्भर करता है, क्योंकि विचारधारा जो होती है वो बच्चों के मन मस्तिष्क में भर जाती है। एक कोरा कागज है, उसके ऊपर क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है ये भी हमको पता होना चाहिए। और एक बिटर ट्रुथ ये है कि वर्तमान में जो इंडिया की आबादी है, डेमोग्राफी है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो नफरत को थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा कि भाई ऐसा नहीं कि इस्लाम में हमारे पास अच्छे ऑप्शंस नहीं है बताने के लिए। इब्राहिम खान गाजी के ऊपर चर्चा नहीं होती है, पानीपत के युद्ध में उन्होंने कैसे पेशवा भाव का उन्होंने सपोर्ट किया, तो ऐसे ऑप्शंस भी हमें बच्चों के सामने रखने पड़ेंगे, बच्चे नहीं जाने। वीर अब्दुल हमीद के
कितने बच्चे जानते हैं, कानपुर में मेजर सलमान के बारे में बच्चा कितना जानता है, कोई नहीं जानता। तो हम डेमोग्राफी चेंज नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात है कि हम डेमोग्राफी चेंज नहीं कर सकते हैं। हम म्यांमार नहीं है कि अपने से रोहिंग्या को भगा दें। हम अपनी डेमोग्राफी चेंज नहीं कर सकते। हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है, ये शिक्षक की विचारधारा के ऊपर भी निर्भर करता है। शिक्षक को सब तक बताना चाहिए, लेकिन आगे क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, किस तरीके से देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। हम अपना क्रूर इतिहास भी नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हमें भविष्य की दिशा तो दिखानी ही पड़ेगी बच्चे को। ठीक कह रहे हैं आप। मैं दीक्षित जी, आपके पास वैसे भी चीजें हैं आपके सामने। आपको क्या लगता है कि हम लोग जिस तरह से समय गुजार रहे हैं, आपको क्या लगता है कि बड़ी चर्चा मनुस्मृति की होने लगी है आजकल, तमाम डिबेट्स में मनुस्मृति पे आलोचना हो रही है, उसकी समालोचना नहीं हो रही है, उसको क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। वो उसने नाश कर दिया, उसने SC/ST के सिस्टम को बिगाड़ दिया, उसने OBC के सिस्टम को बिगाड़ दिया। ये किस तरह की ये जो सोच है और किस तरह की बहस हो रही है, आपको क्या लगता है? अकबर और औरंगजेब का महिमा मंडन भी किया जा रहा है इस समय, और तमाम पहलुओं को सामने लाया जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या बच्चों को क्या चीजें चाहिए, और क्या हमें अपना अतीत नहीं बताना चाहिए? क्या अगर हम माता पिता होकर अपना अतीत अगर नहीं बताएंगे तो हम अपने से इंसाफ कर रहे हैं क्या? दीक्षित जी। दीक्षित जी, हेलो, शायद आपकी आवाज म्यूट है, अब आ रही है, अनम्यूट करिए। आवाज आ रही है? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही, कैरी ऑन सर। ओके, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बड़ी अच्छी कहावत है, अवस्थी जी ने भी उस कहावत को प्रचलित तरीके से दोहराया कि अगर हम इतिहास को नहीं देखते तो हम इतिहास बन जाते हैं। इसमें एक विद्वान ने एक बड़े अच्छे तरीके से कहा कि हम इतिहास से यही सीखते हैं कि हम इतिहास से कुछ नहीं सीखते जी। इतिहास अपने आप को तभी दोहराता है जब हम उससे लेसन्स नहीं सीखते। इतिहास जो है वो हमारे लिए एक पाठ, जैसे हम कहते हैं ना कि हम तुमको अच्छी तरह से पाठ पढ़ा देंगे, तो इतिहास हमें पाठ पढ़ाता है। ये पाठ जो है वो हमारे, और भारत का इतिहास तो इतना समृद्ध है कि इसमें हर तरह के पाठ मौजूद हैं, चाहे वो मनुस्मृति को लेकर हो, चाहे वो कलिंग को लेकर हो, चाहे वो शक और कुषाण को लेकर हो, हुणों को लेकर हो, चाहे वो राजपूतों को लेकर हो, और चाहे वो मुगलों को लेकर हो। हर तरह के इतिहास के पाठ हमारे पास मौजूद हैं कि जब जब हमने इस बात को इग्नोर किया, जब हम जो है वो दूसरी चीज़ों में शामिल हुए, तब हमें ये नुकसान हुआ। चाहे वो राजपूतों की आपसी लड़ाई हो, ये राजपूतों की आपसी लड़ाई की वजह से ही ये हुआ था कि अल्टीमेटली जो है उत्तर भारत पूरी तरह से एक प्लेग्राउंड के तौर पर बन गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसी तरह से जब मौर्य काल का विघटन हुआ था तो उस समय भी भारत पर विदेशी आक्रमण हुए थे, और लगभग पूरे भारत पर जो है वो चीनी और मध्य एशियाई जो ताकतें थी उन्होंने कब्जा कर लिया था। हम केवल मुगलों को जो है वो आक्रांता कहते हैं, उससे पहले भी दरअसल बाहर से लोग आ चुके हैं, यहाँ तक कि आर्य भी बाहर से ही आए थे। 10-12 साल और दीजिए, ये बात पूरी तरह से सही सिद्ध हो जाने वाली है, क्योंकि जेनेटिक स्टडीज जो है वो इस बात को पूरी तरह से सिद्ध कर देने वाली है कि आर्य जो है वो भारत से बाहर ही आए थे। इस बारे में किसी भी तरह का वो अंतिम मतलब बात होगी, कुछ 10-12 साल की बात है। दूसरी चीज ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हमें असली हीरो खोजने चाहिए इतिहास से। जैसे अवस्थी जी ने कुछ नाम लिए, बेशक जैसे दारा शिकोह है या बाकी लोग हैं, इनको खोजना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि इतिहास क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है। तो E.H. कार ने एक बड़ी अच्छी परिभाषा दी है कि इतिहास को पढ़ाते समय इतिहास की दृष्टि क्या हो, इस बात पर जो है वो हमें देखना चाहिए कि ऐसा इतिहास जो समाज को तोड़े, इतिहास की वो व्याख्या व्यर्थ है। ऐसा इतिहास जो समाज को जोड़े, वही व्याख्या जो है वो सही है। आज के समाज में अगर भारत की हम बात करेंगे तो भारत एक विविधताओं वाला देश है। यहाँ पर बहुत सारी विविधताएं हैं, और इतनी ज्यादा विविधताएं हैं कि वो राष्ट्रीयताएं भी बन सकती जी। तमिल राष्ट्रीयता का उदाहरण आपके सामने है। मैं एक बहुत ही वैसा उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ जिसको हमने बहुत ही सावधानी से दबा रखा है, मैनेज कर रखा है, लेकिन वो समय समय पर सिर उठाता है। तो भाषाई जो लगाव है वो अल्टीमेटली राष्ट्रीयता में परिवर्तित हो
सकता है और इस तरह से भारत जो है वो कई टुकड़ों में बंट सकता है। अंग्रेजों ने इस बारे में किसी भी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। हम कहते हैं कि विभाजन जिन्ना ने करवाया भारत का विभाजन, लेकिन असल में विभाजन तो 1905 से ही शुरू हो गया था, बल्कि उससे पहले ही शुरू हो गया था। 1857 के बाद से जो पॉलिसीज, आप पेपर्स देखिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हैं, उसमें और इतिहास का विभाजन, इतिहास का सांप्रदायिक विभाजन करना शुरू किया, भाषाओं का विभाजन करना शुरू किया, संस्कृतियों का विभाजन करना शुरू किया। तो ये सभी जो चीजें थी ये अंग्रेजों ने हमारे उसमें की। समय ये है 70 साल बाद ये डेफिनेटली एक ऋग्वेद की सूक्ति में फिर से यहाँ कोट करना चाहूंगा, आनो भद्रा कटवो यंतु विश्वतः, लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ईच डायरेक्शन। माओ की युक्ति है, हजारों विचारों को आने दो और लड़ने दो। तो डेफिनेटली लड़ने दीजिए, पर मेरा आग्रह यह है कि क्लास 9th 10th 11th और 12th के बच्चों की जो किताबें हैं उसका अखाड़ा मत बनाइए। उसको ये देख लीजिए कि इतिहास की कौन कौन सी चीजें पढ़ाने के लायक हैं और उनको छोड़ दीजिए। उसको रेलेवेंट रखिए, उसको अपडेट करते रहिए। वो नहीं, विश्वविद्यालयी शिक्षा में आप बच्चों को दीजिए कि ओके रोमिला थापर की भी पढ़िए, तो दूसरी तरफ जो राष्ट्रवादी इतिहासकार है उनकी भी पढ़िए, तो तीसरी तरफ जो है वो हिंदूवादी इतिहासकार है उनकी भी किताब पढ़िए, और अपनी नजर, अपना दृष्टिकोण, अपना नजरिया खुद डेवलप कीजिए। अपने आप सभी चीजें सामने आ जाएंगी। जो अच्छी तरह से शोध करेगा उसी की बात सामने जाएगी। समस्या ये होती है 1997 के आसपास एक खबर आई थी कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो पढ़ ली गई। एक बड़े इतिहासकार थे, उन्होंने इस बात का दावा किया। उस दावे को जर्नल में जब छपवाया गया, बाकी चीजों में होगा, तो वैश्विक जो बिरादरी थी उसने उस पर आपत्ति उठाई और फाइनली ये पता चला कि वो तो जो मोहर थी वो फौजरी की गई थी। हमें इतिहास में विचारधाराओं की लड़ाई फौजरी से नहीं करनी है। हमें इतिहास में विचारधाराओं में असली चीजें खोजनी है। हमें शोध जो है वो सही ढंग से शोध करना है। आप देख रहे हैं कि हमारी विश्वविद्यालयों में शोध की क्या स्थिति है। क्या आप सोचते हैं कि इस तरह की स्थिति से हम विश्व से लड़ सकते हैं? हम वैश्विक स्तर पर जो है वो लड़ सकते हैं। हमारे जो बच्चे हैं, जब वो मेरा एक स्टूडेंट है, वो जर्मनी के विश्वविद्यालय में गया और सांस्कृतिक अध्ययन के लिए गया, और उसने सांस्कृतिक अध्ययन के लिए जब उसने कहा तो उसने मुझे बताया कि सर यहाँ पर तो हमें इस तरह से कभी भी सोचना, समझना और चीजें करना सिखाया ही नहीं गया। इतिहास एक बाकायदा मतलब प्रॉपर तरीके से आप इतिहास को करते हैं कि आप कैसे प्राथमिक स्रोतों को डील करेंगे, कैसे सेकेंडरी सोर्सेज को डील करेंगे, कैसे इंटरप्रिटेशन करेंगे और कैसे मेटिकुलसली उससे जो है वो अलग है। अब ये आश्चर्य होना चाहिए कि भारत के आधुनिक इतिहास पर जो है वो ब्रिटेन का एक इतिहासकार जो है वो 4-4 वॉल्यूम में किताबें लिख चुका है, और भारत के जो लोग हैं वो अपने ही इतिहास के बारे में आंख मूंद कर बैठे हुए हैं और वो इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि चंद्रबरदाई ठीक है या नहीं है। अगर आपको चंद्रबरदाई को ठीक सिद्ध करना है तो मेडविल जो हिस्ट्री है वो इतनी दूर की इतिहास नहीं है। जाइए, शोध कीजिए, सही जो है वो चीजें लेकर आइए और बताइए कि हाँ भाई चित्तौड़ में किसकी विजय हुई थी, बताइए कि शिवाजी ने क्या किया था, बताइए कि जो जिन हीरोज को आप हीरो स्थापित करना चाहते हैं उनके पीछे स्थापना दीजिए। इजराइल की बात की जायसवाल जी ने, इजराइल ने बाइबल को सिद्ध, मतलब बाइबल के पीछे की जो तमाम शोध है उन्होंने इतना मेटिकुलस शोध किया है कि उसके बारे में कोई खंडन नहीं कर पाता। उन्होंने अपने इतिहास को इतनी तरह से आप उस तरह की ताकत तो, या फिर हम इजराइल से आयातित इतिहास पढ़ेंगे, या फिर हम इजराइल से आयातित जो है वो वेपन सिस्टम से अपनी रक्षा करेंगे, तो फिर वही हाल होना है जो अभी हम देख रहे हैं। 6 राफेल हमारे गिरा दिए गए और उसके बाद भी हमें, क्योंकि हमारा जो है एक LCA जो है वो 70 साल से जो है विकसित हो रहा है, अभी तक विकसित नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हम सब जानते हैं क्यों नहीं हो पाया। तो शोध की व्यवस्था ये है। दुनिया भर में AI जो है और चीजें बदल रही हैं। CBSE अपने आप को फोकस कर रहा है PCM पर, और देश जो है लगा हुआ है कि इसमें अकबर महान था या नहीं था। भाई महान था या नहीं था, वो जो अपना करना था वो कर गया। मैं ये कह रहा हूँ कि व्यवहारिक होइए, कि अकबर भी व्यवहारिक था। उसने जो कुछ किया अपने समय में वो अपने आप को मजबूत करने के लिए, अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए किया। हम कहते हैं कि मुगल तंत्र थे, उन्होंने
मेरे एक टीचर थे, वो हमें ये बताते थे कि मुगलों ने जो है अपने सारे मुगलों ने अपने पिता को मारकर जो है वो गद्दी हासिल की। ये भी कोई मुगल थे। बाद में जब इतिहास मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि भारतीय इतिहास का पहला प्रजातंत्र तो अजातशत्रु है, जिसने अपने पिता को बंद किया। अशोक को क्या कहेंगे, जिसने अपने भाइयों का कत्ल किया। औरंगजेब से बेहतर नहीं था वो। तो सवाल ये है कि आप दृष्टि कैसी रखते हैं, आप किन उदाहरणों को ले रहे हैं, है ना। साउथ इंडिया का जो एक बड़ा राजा था जो उड़ीसा पर अटैक करता है, मंदिरों में मूर्ति उठाकर लाता है और मंदिर को जो है वो पूरी तरह से वो कर देता है। क्या आप इसे मूर्ति भंजना नहीं कहेंगे? तो शासक जो है वो अपनी सत्ता को स्थापित करता है। तो बेशक जैसे कि अवस्थी जी ने कहा कि हमें ये देखना चाहिए कि कहीं हम श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल जैसे न बन जाएं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन सभी देशों ने एक नीति अपनाई, वो थी मेजोरिटेरियनिज्म, बहुलतावाद। तो सभी लोगों को, जो समाज में अधिकांश लोगों को पसंद है, हम वही बात कहेंगे। पर भारत ऐसे नहीं चल सकता, क्योंकि यहाँ पर माइनॉरिटीज बहुत सारी हैं। यहाँ पर माइनॉरिटी केवल एक मुसलमान नहीं है, यहाँ माइनॉरिटी हिंदू हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, और भी तमाम जो है वो आदिवासी हैं, ओबीसी हैं, बाकी चीजें। आपको इन सबको एकोमोडेट करना पड़ेगा। तो ऐसे में संघवाद, सेकुलरिज्म, ये सब चीजें लेकर चलनी ही पड़ेंगी। ये समाज का, हमारे अपने इतिहास का तकाजा है। तो ठीक बात है। आपके पास आते हैं दीक्षित जी। मैं जायसवाल साहब फाइनल कमेंट आपसे चाह रहा था। जायसवाल साहब, हेलो, क्या एबी जायसवाल साहब नहीं जुड़े हुए? जायसवाल साहब, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। डॉक्टर साहब, एक चीज आपसे, अब थोड़ा डिबेट को फाइनल भी करूंगा। दीक्षित जी ने अपनी तरह से अपनी बातें कही हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा था, जो जस्टिस नारिमन जी ने बातें उठाई, क्या आपको लगता नहीं कि वो इतिहास को गलत पढ़ाने पर बहुत ज्यादा नाराज थे? क्या आपको लगता है कि वो कुतर्क कर रहे थे, वितर्क नहीं कर रहे थे? और क्या उन्होंने लोगों को भड़काने की कोशिश की है? क्या ये तीनों पहलू हैं आपके सामने। मैं फाइनल कमेंट आपसे चाह रहा था। और अकबर और औरंगजेब, क्या आपको लगता है मौजूदा समय में समीचीन है? क्या उनको लगता है पढ़ाया जाना चाहिए क्या? देखिए राजेश जी, जो भारतीय इतिहास को देखने का यूरोपियन दृष्टिकोण है, वो यही है कि भारत में बहुत सारा भाषा है, बहुत सारा संस्कृति है और बहुत तरह का अंतर विरोध, और भारत टूट जाए। जो भारतीय दृष्टिकोण है उसमें अवतारवाद का कंसेप्ट है, उसका विश्लेषण करता है कि कब कछुए के रूप में, कब मछली के रूप में, कब नरसिंह के रूप में, कब बामन के रूप में, कब कृष्ण के रूप में, कब परशुराम के रूप में, कब राम के रूप में, कब बुद्ध के रूप में आएंगे। ये विश्लेषण करता है कि कब वो आज नरसिंह होंगे तो आदिवासियों के लिए होंगे, आदिवासियों की तरह होंगे, कब पशु पक्षी के पूजा करने वाले। तो आप भारतीय इतिहास को देखते कैसे, आपका विजन कैसा? आप भारत के दृष्टिकोण से देखते हैं इस देश और सभ्यता संस्कृति को, या यूरोप के दृष्टिकोण से देखते हैं, उनके थियरी के आधार पर देखते हैं? तो नरीमन साहब उनके थियरी के आधार पर देखते हैं। भारत के अधिकांश इतिहासकार यूरोप के दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं। उनका अपना जो विजन है, अपना जो अवधारणा है, उसके आधार पर उसको देखने का, मानवीय इतिहास को समझने का प्रयास नहीं करते। नरीमन साहब का प्रयास यही था। भारत में बहुत सारे आक्रांता है, मैं इस बात से सहमत हूं, सिवाय इसके कि आर्य विदेशों से आए। और मैं उस थ्योरी पे भी जो आप सर कोट कर रहे थे, उस थ्योरी का बहुत सारा पार्ट मैंने पढ़ा है, जो ये साबित करता है अभी तक में कि वो भारतीय थी। बहुत सारे डीएनए प्रोफाइल का मैं भी पढ़ता रहता हूँ, एंशिएंट हिस्ट्री मेरा ग्रेजुएशन का विषय है जी। उसके में, और जो भी आक्रांता आया वो भारत में घुल मिल गया। जो ऋग्वेद को कोड कर रहे थे कि आर्य जो है सबको आर्य बनाए, तो जो यहाँ के विचारधारा में घुल मिल गया। कौन हुड़ था, कौन कुषाण था, कौन मंगोल था, आज किसी का कोई पता नहीं। लेकिन अब्राहमिक प्रणाली से जो लोग आए, उनका चूंकि धार्मिक कर्तव्य है इस्लाम और ईसाइयत को फैलाना, हाँ जी, तो
तो ठीक वो कह रहे हैं। अपने धार्मिक कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, और हमारे देश का जो नीति निर्माता थे, जो इतिहास के निर्माता थे, वो उन्हीं यूरोपियन विद्वानों से, उन्हीं यूरोपियन संस्थाओं से ग्रांट पे, उनके चंदे पे, और उसी के वही उन्हें विद्वान घोषित करके, अगर जेएनयू में है, आपको ऑक्सफोर्ड वाले ने बुलाया तो ही विद्वान, अगर जी जी विद्यापीठ में है तो विद्वान हो नहीं सकते। तो वो एक विचारधारा का, और नरीमन साहब उसका यूरोपियन दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। जरूरत यह है कि हम अपनी दृष्टि विकसित करें, अपनी ठीक है। लोक परंपराओं और कथाओं में, और जो अनुभवजन्य हमारा ज्ञान है, उस ज्ञान को लिटरेचर में तब्दील करें, और तब हम यूरोप के जो सर कह रहे थे शोध कर सकते हैं, वो शोध करें। हल्दी हर घाव में मरहम का काम करती है, लेकिन फार्मूला नहीं पता है किसी को। ये अनुभवजन हजारों हजार साल से ज्ञान है हमारे पास, तो जी। वो सही है कि हमें शोध करके उसे फार्मूलाइज करना पड़ेगा, और यूरोपियन प्रणाली को, उसी यूरोपियन दृष्टि को उसी प्रणाली से चुनौती देना पड़ेगा, तब हम अपने को बेहतर कर पाएंगे। ठीक बात है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी बात है आपने कही। मोहित जी, आपके पास मतलब एक फाइनल कमेंट, क्या आपको लगता है कि जिस तरह का विवाद पैदा किया जा रहा है इतिहास को लेकर, वो आपको लगता है जरूरी है क्या, या इसके अलावा भी कुछ चीजें हो सकती हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं इतिहास के साथ साथ साइंस का स्टूडेंट रहा हूं, और मुझे सही मायने में कभी कभी ऐसा लगता है कि हम वास्तव में बहुत ही ज्यादा अनावश्यक मुद्दों पे भटकते चले जा रहे हैं। मुझे लगता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे काम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी क्लास 8 के बच्चे के साथ ये बताना कि एक सीधे सीधे नफरत का माहौल खड़ा कर देना, वो अपने ही सहपाठी को जो है अब्दुल देखे, बाकी जो है अपना सहपाठी समझे, ये भी थोड़ा ज्यादा हो जाए। तो मुझे लगता है संतुलन बनाने की जरूरत है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी इस संतुलन को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। एटलीस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे तो मैं इसको मानता ही मानता हूँ। मुझे लगता ठीक है बात है। संतुलन की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि देश कहाँ जाना है संतुलन के बिना। नहीं, अच्छी बात है आपने कही है। दीक्षित जी, बहुत संक्षेप में आपसे चाह रहे थे फाइनल कमेंट। आपने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन इतिहास को इतिहास रहने दें, या इतिहास में तमाम सारे संशोधन कर दें? देखिए, इतिहास बिना बहस के संभव नहीं है। इतिहास बिना बहस के संभव नहीं है। बहस होनी चाहिए। बहस जो है एक जीवंत समाज का एक संकेत है। अगर समाज बहस नहीं करेगा तो समाज मर जाएगा। बेशक ये बहस होनी चाहिए, इतिहास पर बहस होनी चाहिए कि इतिहास की दृष्टि क्या है, बल्कि बहुत सारी दृष्टियां तो हैं गड़बड़, जिनको ठीक होना चाहिए। पर मेरा आग्रह यही है कि वो स्कूल में जो किया जाए, और स्कूल से मेरा मतलब है 12th तक का, वहां पर इतिहास को पढ़ाने के बजाय पहले इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए, जो कि खुद गवर्नमेंट की रिपोर्ट है, कि 50% से ज्यादा बच्चे पढ़ना लिखना नहीं जानते, और बेसिक न्यूमरेसी स्किल्स भी नहीं जानते। तो पहले हमें अपने बच्चों को वो स्किल देना चाहिए, तभी तो वो हम आगे बढ़ पाएंगे। बाकी ये तो हम और आप बैठकर ये जो है लंबी अनंतहीन बहसें करते ही रहेंगे कि इतिहास में किसने क्या किया, क्योंकि इसमें तो भारत के इतिहास में इस बात के लिए बहुत सारे उदाहरण हैं। आप मुझसे कहिए, मुझे 4 घंटे दीजिए, मैं आपको भारत के इतिहास से बहुत सारे ऐसे उदाहरण दे दूंगा जिनको हम अभी दुश्मन मानते हैं, लेकिन हम उनको हीरो मानेंगे, और जिनको हीरो मानते हैं वो दुश्मन मानेंगे। आप चश्मा उतार लीजिए, जैसा देखना हो वैसा कर लें। मैं आप कहिए तो मैं जायसवाल बैठ जाऊंगा, और कहिए तो मैं अपनी तरफ बैठ जाऊंगा। मेरे पास दोनों तरह के आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत अच्छे विषय पर हम लोगों ने चर्चा की, लेकिन आप लोगों के तरफ से बहुत अच्छे मुद्दे रखे गए। थैंक यू सर, थैंक यू। इतिहास में सही और गलत क्या है ये कौन तय करेगा? आक्रांताओं को भावी पीढ़ी पढ़ेगी तो क्या बन जाएगी, ये सिर्फ शोध का विषय है। इसलिए सेकुलरवाद, दर्शन का ढकोसला बंद होने का समय आ गया है। बुद्धिजीवियों का ये मतलब नहीं है कि आप हर विषय में वोट बैंक की तलाश करें, कुतर्क करें, वितर्क नहीं। चलते चलते किसी ने सच कहा है कि इतिहास रचने से पहले इतिहास से निकलना जरूरी है। एजेंडा में अगले हफ्ते मुलाकात होगी। धन्यवाद, नमस्कार।